हेलो फ्रेंड्स। एक बार सभी को फिर से वेलकम। आज हम कल वाला जो चैप्टर रह गया था उसका सेकंड पार्ट करने वाले हैं। तो कल वाले चैप्टर में हमने पढ़ लिया था कि द नॉर्थर्न माउंटेन्स या जिसको कह सकते हैं द हिमालयन माउंटेन्स, उसके पार्ट्स पढ़ लिए हमने। उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो डिविजन्स हैं वो पढ़ लिए। उसके बाद उसके उसमें जो रिवर सिस्टम्स है, रिवर किस तरह से हिमालय को डिवाइड करती हैं वो पढ़ ली। फिर सेकंड टॉपिक था हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स। हमने नॉर्दर्न प्लेन्स का एक्सटेंट देख लिया, नॉर्दर्न प्लेन्स की रिवर्स देख ली, नॉर्दर्न प्लेन इतना उसकी फॉर्मेशन कैसे हुई और वो इतना ज्यादा फर्टाइल क्यों है। तो इतना हमने यहाँ से तक पढ़ लिया। इसके बाद उससे नीचे आते हैं और हम एक नया फिजिकल फीचर इंडिया का है जो हम आज शुरू करेंगे, और ये है द पेनिनसुलर प्लेट्यू। देखिए, प्लेट्यू जिसको हिंदी में हम पठार कहते हैं, ये भी एक माउंटेन जैसा, एक पहाड़ों जैसा ही स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये माउंटेन जितना एक तो हाई नहीं होता और दूसरा ऊपर से राउंडेड हिल्स होती है, यानी कि ऊपर से गोल, ऊपर से चपटा होता है। इसको टेबल लैंड भी कहा जाता है क्योंकि ये एक टेबल की तरह होता है, साइडों से उठा हुआ और बीच ऊपर से बिल्कुल फ्लैट होता है, यहाँ राउंडेड होता है। ये पहाड़ों की तरह है, ये माउंटेन्स की तरह, हिल्स की तरह ऊपर से शार्प बीक वाला नहीं होता। तो आज शुरू करते हैं द पेनिनसुलर प्लेट्यू। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो सेंट्रल इंडिया है, इससे नीचे वाला जितना भी पार्ट है इसको द पेनिनसुलर प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है। The Peninsular Plateau is tableland composed of the old crystalline, igneous and metamorphic rocks. ये जो पेनिसुलर प्लेट्यू है इसको टेबललैंड भी कहा जाता है, और बेसिकली ये बहुत पुरानी इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट पार्ट इसको माना जाता है, इंडिया का सबसे स्टेबल पार्ट इसको माना जाता है। और इसमें इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स के क्रिस्टलाइन, उनके हार्ड होने के कारण और उससे इसकी फॉर्मेशन हुई है। तो जिस प्रकार हम पीछे वाली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि तीन तरह की माउंटेन्स होती हैं, रॉक्स होती हैं, एक इग्नियस, दूसरी मेटामॉर्फिक और तीसरी होती है सेडिमेंट्री। तो जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है इसमें बेसिकली दो तरह की रॉक्स होती हैं, एक इग्नियस और दूसरी मेटामॉर्फिक। It was formed due to the breaking and drifting of the Gondwana land and thus making a part of the oldest landmass। देखिए, ये बेसिकली जो इंडिया का साउथ वाला पार्ट जहां पे आज है ये यहाँ पे नहीं था। ये बेसिकली गोंडवाना लैंड, या आप कह सकते हो जो अफ्रीका का साउथ वाला पार्ट है वहां से टूटकर यहाँ पे आके जुड़ा है। तो वहां से टूटकर यहाँ पे आके जुड़ा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स है और नॉर्दर्न माउंटेन्स है वो यहाँ पे इसके टकराने के बाद वो बने हैं। तो इंडिया का सबसे पुराना पार्ट कौन सा हो गया? द पेनिनसुलर प्लेटू। ये इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट पार्ट भी, ओल्डेस्ट लैंड मास भी इसको कहा जाता है। This plateau consists of two broad divisions, namely the Central Highlands and the Deccan Plateaus। देखिए, ये जो प्लेट्यूज हैं, जो पेनिनसुलर प्लेट्यूज हैं, इनके ये दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जाता है। एक है द सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा है द डेक्कन प्लेट्यू। द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर covering a major area of Malwa Plateau is known as the Central Highland। देखिए, ये है यहाँ पे ये नर्मदा रिवर है, ये वाली। इसके ऊपर वाला जो पार्ट है ये मालवा का पार्ट है, ये वाला इतना पार्ट है जो इसको सेंट्रल हाईलैंड के नाम से जाना जाता है। यानी कि मध्य प्रदेश, कुछ पार्ट राजस्थान का भी आ जाता है इसमें, झारखंड, छत्तीसगढ़ वाला जो एरिया है इसको सेंट्रल हाईलैंड में काउंट किया जाता है। और इसके नीचे वाला जो पार्ट है, जो नर्मदा के साउथ वाला जितना भी पार्ट है, इसको द डेक्कन प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है। तो जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। The flow of rivers draining in this region, namely the Chambal, Sindh, Betwa and Ken, is
फ्रॉम साउथ वेस्ट टू फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। देखिए इसमें जो नदियां हैं, जो सेंट्रल हाईलैंड में जो नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? एक तो चंबल है, दूसरी सिंध है, तीसरी बेटवा है, और जो जो चौथी है वो कौन सी है? केन। ये साउथ ईस्ट से ओरिजिन होती हैं और नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट से ओरिजिन होती हैं और नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाती हैं। मतलब यहां से ओरिजिन होके, देखिए ये है चंबल, ये बेटवा है, केन है, सोन है, ये सारी की सारी यहां से ओरिजिन होती हैं साउथ वेस्ट से, और इस डायरेक्शन में जाती हैं नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में। तो जिससे पता चलता है कि जो सेंट्रल हाईलैंड है उसकी जो ढलान है वो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की साइड है। द सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरोअर इन द ईस्ट। ये वेस्ट में, यानी कि आप कह सकते हो गुजरात राजस्थान की साइड चौड़ा है, और जैसे हम ईस्ट झारखंड छत्तीसगढ़ की तरफ जाते हैं तो ये नैरो होता जाता है। द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेट्यू इज लोकली नोन एज बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। इसका जो ईस्ट वाली डायरेक्शंस में इसकी जो एक्सटेंशंस है उनको बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से भी जाना जाता है। The Deccan Plateau is triangular landmass that lies to the south of the river नर्मदा। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था कि नर्मदा के साउथ वाला पार्ट है उसको डेक्कन प्लेट्यू कहा जाता है, और ये रफली ट्रायंगुलर शेप में देखने को हमें मिलता है। द डेक्कन प्लेट्यू इज हायर इन द वेस्ट एंड स्लूप्स जेंटली टू ईस्टवर्ड। ठीक है, जो डेक्कन प्लेट्यू है ये जो वेस्ट वाला पार्ट है वो उस साइड ऊंचा है, और ईस्ट वाले पार्ट में ये ढलान वाला है, नीचा है, यानी कि ईस्ट में की तरफ इसकी ढलान है। इसीलिए मैक्सिमम जो साउथ की रिवर्स हैं वो वेस्ट से ओरिजिन होकर ईस्ट की तरफ जाती हैं। The Western Ghats and the Eastern Ghats marks the western and the eastern edges of the Deccan Plateau। देखिए जो डेक्कन प्लेट्यू है उसके वेस्ट में एक स्ट्राइप है जो वेस्टर्न वाली साइड है, और दूसरा ईस्टर्न वाली साइड। ये दोनों ही साइड से जो डेक्कन प्लेट्यू है उसके एजेस की फॉर्मेशन करती है, उसके बॉर्डर की फॉर्मेशन करती है। वेस्टर्न घाट्स लाई पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट, दे आर कंटिन्यूअस एंड कैन बी क्रॉस थ्रू पासेज ओनली। जो वेस्टर्न घाट है ये वेस्टर्न कोस्ट के साथ साथ चलते हैं, और यहाँ पे ज्यादा रिवर्स ना होने की वजह से ये बहुत रेगुलर है, यानी कि यहाँ पे काफी सारी माउंटेन्स है, और इनको क्रॉस करने के लिए पासेज, माउंटेन पासेज की ही की हेल्प से ही इनको पास किया जा सकता है, इनको क्रॉस किया जा सकता है। जिस तरह से हिमालय है, हिमालय को क्रॉस करने के लिए भी माउंटेन पासेज की जरूरत होती है, वैसे ही वेस्टर्न घाट्स हैं वहां पे भी माउंटेन्स है और उनको क्रॉस करने के लिए माउंटेन पासेज की जरूरत होती है। वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट्स। जो वेस्टर्न घाट है वो ईस्टर्न घाट से हाई है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। देयर एवरेज एलिवेशन इज 900 टू 1600 मीटर्स एज अगेंस्ट द 600 मीटर्स इन द ईस्टर्न घाट्स। देखिए जो वेस्टर्न घाट है उनकी एवरेज हाइट क्या है? 900 मीटर टू 1600 मीटर, 900 मीटर से 1600 मीटर जो वेस्टर्न घाट है उनकी हाइट है, और जो ईस्टर्न घाट है उसकी हाइट इससे कम है, और दैट इज 600 meters. The Eastern Ghats stretch from the Mahanadi Valley to the Nilgiri in the south। जो ईस्टर्न घाट है ऊपर महानदी रिवर से शुरू होते हैं और नीचे जो नीलगिरी जो माउंटेन्स है वहां तक ये चलती है। ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूअस एंड इरेगुलर एंड डिसेक्टेड बाय द रिवर्स ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। जो ईस्टर्न घाट है वो कटे फटे हैं, यानी कि कहीं पे माउंटेन्स है, फिर थोड़ा सा एरिया खाली है, फिर माउंटेन्स है, और इस तरह से ये कटे हुए हैं, डिसेक्टेड हैं एक दूसरे से। क्यों? क्योंकि इस साइड बहुत सारी रिवर्स हैं जो वेस्ट से ओरिजिन होके ईस्ट में आती हैं और बे ऑफ बंगाल में एंटर हो जाती हैं। तो उन रिवर्स ने इन माउंटेन्स को लाखों सालों में कट करके और यहां से अपना रास्ता बना लिया, इसीलिए ये डिसकंटिन्यूड है। वेस्टर्न घाट्स कॉज orographic rain by facing the rain bearing moist winds to rise
along the western slopes of the western घाट। देखिए जो वेस्टर्न घाट है वहां पे माउंटेन्स है और जो वेस्ट से जो मानसून विंड्स आती हैं वो उन माउंटेन से टकराकर वेस्टर्न घाट के ऊपर बहुत सारी जो रेनफॉल है वो करती हैं। देखिए ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होती है? ओरोग्राफिक रेनफॉल वो होती है जब हवा माउंटेन से टकराकर रेनफॉल करती है तो उसको ओरोग्राफिक रेनफॉल कहा जाता है। तो वेस्टर्न घाट में काफी सारे माउंटेन्स हैं, जैसे हमने पहले पढ़ लिया है, वो कंटिन्यूअस है और जिसकी वजह से यहाँ पे हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग द रेनी सीजन होता है। यानी कि फर्स्ट जो जून का वीक है उसमें हैवी रेनफॉल यहाँ पे होती है। The height of the Western Ghats progressively increases from north to south। जैसे ही हम नॉर्थ से शुरू कर कर साउथ की तरफ आते हैं तो जो वेस्टर्न घाट है उनकी जो हाइट है वो इंक्रीज होती जाती है। जैसे महाराष्ट्र है उसमें कम है, उसके बाद जो कर्नाटका है उसमें थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, फिर केरला में और ज्यादा हाई हो जाती है। द हाईएस्ट पीक इंक्लूडिंग अनाई मुडी 2695 एंड द दोदा बेटा 2637 मीटर्स। ये जो साउथ की हाईएस्ट माउंटेन पीक्स है, सबसे हाईएस्ट कौन सी है? अन्नाई मुडी, जिसकी हाइट है 2695। उसके बाद सेकंड आ जाती है डोडा बेटा और इसकी हाइट है 2637 मीटर्स। इसके बाद महेंद्रगिरी 1501 मीटर इज द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट। देखिए ये जो दोनों माउंटेन पीक्स हैं, एक अनाई मुडी और दूसरी दोदा बेटा, ये वेस्टर्न घाट की हैं और जो महेंद्रगिरी है ये ईस्टर्न घाट की है और इसकी हाइट है 1501 मीटर। ऑन द डिस्टिंक्ट फीचर One of the distinct feature of the Peninsula Plateau is the black soil area known as the Deccan Trap। देखिए इसमें जो देखिए जो पेनिसुला प्लेटू है इसका सबसे बड़ा फीचर ये है कि इसमें ब्लैक सॉइल मिलती है और उसी ब्लैक सॉइल का जो जितना भी एरिया है उसको एक नाम दिया है जाता है जिसको डेक्कन ट्रैप कहा जाता है। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, इसकी जो स्पेलिंग है DECCAN, डेक्कन ट्रैप। तो इसको डेक्कन ट्रैप कहा जाता है। जो ब्लैक सॉइल जो पेनिसुला प्लेटू में हमें देखने को मिलती है उस एरिया को डेक्कन ट्रैप कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा आता है दैट इज द इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट में क्या है? इंडियन डेजर्ट जिसको इंडियन डेजर्ट, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द थार डेजर्ट भी कह दिया जाता है, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। द इंडियन डेजर्ट लाइज टूवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स। अरावली हिल का जो वेस्ट वाला साइड है उसमें हमें जो इंडियन डेजर्ट है वो देखने को मिलता है। इट इज एन undulating sandy plains covered with sand dunes। undulating यानी कि ऊपर नीचे, प्लेन नहीं है, ऊपर नीचे वाला पार्ट है ये और इसमें बहुत सारे जो सैंड के प्लेन्स हैं वो देखने को मिलते हैं, सैंड ड्यून्स हैं वो देखने को हमें मिलते हैं। This region receive very low rainfall below 150 millimeters पर ईयर। इसको बहुत कम रेनफॉल मिलती है, सिर्फ 150 मिलीमीटर जो रेनफॉल है वो एक साल में मिलती है, विच इज वेरी लो। इट हैज एरिड क्लाइमेट विद लो वेजिटेशन कवर। एरिड का मतलब होता है ड्राई, जहां पे रेनफॉल कम होती है, तो यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है, ड्राई रीजन है और ड्राई रीजन होने की वजह से यहाँ पे जो वेजिटेशन है, वेजिटेशन मतलब जो पेड़ पौधे हैं वो भी बहुत कम मिलते हैं हमें। Streams appear during the rainy season. Soon after, they disappear into sand as they do not have enough water to reach sea। देखिए राजस्थान की कोई भी ऐसी रिवर नहीं है जो डायरेक्टली ओशियन तक जाती है, ठीक है, वो किसी ना किसी रिवर में कंट्रीब्यूट करके उसकी ट्रिब्यूटरी बन के जाती हैं। तो इस क्यों जाती हैं? क्योंकि राजस्थान में कोई भी परमानेंट पेरेनियल रिवर नहीं है, सारी की सारी जो रिवर्स है वो सिर्फ जो रेनी सीजन है उसमें ही अपीयर होती हैं और उसके बहुत जल्दी बाद जैसे ही वर्षा रुकती है उसके बिल्कुल थोड़े दिनों के बाद ही सारी की सारी रिवर्स हैं वो सूख जाती हैं। लूनी इज द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन। ठीक है, जो
वेस्टर्न डेजर्ट वाला एरिया है उसकी सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी जो रिवर है वो लूनी रिवर है। इससे बाकी सारी छोटी छोटी और बिल्कुल स्मॉलर स्ट्रीम्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है दैट इज द कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स यानी कि जो डेक्कन प्लेट्यू के वेस्ट में है उसको वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कह देते हैं, जो इसके ईस्ट में है उसको ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कह दिया जाता है। तो ये इनके बारे में पढ़ते हैं। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज फ्लैंक्ड बाय द स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्राइप्स रनिंग अलोंग द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। ठीक है, अब देखिए यानी कि जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि जो वेस्ट है डेक्कन प्लेट्यू की वेस्ट वाली साइड और अरेबियन सी के बीच में जो पार्ट है उसको वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कह दिया जाता है, और डेक्कन प्लेट्यू का ईस्ट वाला मार्जिन और जो बे ऑफ बंगाल है इसके बीच वाला जो पार्ट है इसको ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कह दिया जाता है। The western coast sandwich between the western घाट and the Arabian Sea। जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो ईस्ट वेस्टर्न घाट और जो अरेबियन सी है इन दोनों के बीच में सैंडविच बना हुआ है। सैंडविच जैसे हम देखते हैं सैंडविच आपने खाया भी होगा, उसी तरह दोनों के एक साइड अरेबियन सी है और दूसरे साइड वेस्टर्न घाट है। इन दोनों के बीच का जो एरिया इसको वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहा जाता है। इज अ नैरो प्लेन। ठीक है, ये एक नैरो एरिया है, प्लेन एरिया है जहां पे कुछ एक फार्मिंग भी होती है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस। इसके 3 पार्ट है, 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जाता है। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट इज कॉल्ड द कोंकण। सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है मुंबई से लेकर गोवा के बीच का जो पार्ट है इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको कोंकण प्लेन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद सेंट्रल जो पार्ट है उसको कन्नड़ प्लेन के नाम से जाना जाता है, जो गोवा से लेकर केरला तक चलता है। और उसके बाद जो साउथ वाला पार्ट है, जो केरला के वाला पार्ट है, उसको मालाबार कोस्ट के नाम से जाना जाता है। द प्लेन्स अलोंग द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल। ठीक है, अब जो बे ऑफ बंगाल के साइड वाला प्लेन्स है यानी कि जो ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में जो प्लेन्स है वो ज्यादा प्लेन्स है और ज्यादा वाइड है। इट इज रेफर्ड इन द नॉर्दर्न पार्ट इट इज रेफर्ड एज अ नॉर्दर्न सरकार while द सदर्न पार्ट इज नोन एज द कोरोमंडल कोस्ट। इसका जो ऊपर वाला पार्ट है आंध्र प्रदेश से ऊपर वाला जो पार्ट है वेस्ट बंगाल तक का, इसको नॉर्दर्न सरकार के नाम से जाना जाता है। और आंध्र प्रदेश के नीचे वाला पार्ट है जो तमिलनाडु तक, उसको बोला जाता है कोरोमंडल कोस्ट। लार्ज रिवर्स सच एज महानदी गोदावरी कृष्णा एंड कावेरी। इसकी जो रिवर्स हैं उनकी कुछ एक एग्जांपल है, जैसे महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। ये बड़ी रिवर्स हैं जो इस पार्ट की हमें देखने को मिलती हैं। इसके बाद लास्ट सेक्शन आ जाता है हमारा इस चैप्टर का दैट इज आइलैंड्स। तो जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास 2 आइलैंड ग्रुप्स हैं, एक लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप और दूसरा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप। तो इनके बारे में थोड़ा सा डीप स्टडी करने की कोशिश करते हैं। द लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप्स लाइंग क्लोज टू द मालाबार कोस्ट इन केरला। केरला के नीचे वाले पार्ट मालाबार कोस्ट में जो के पास एक जो आइलैंड ग्रुप है जिसको लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप कहा जाता है। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड्स। ये बिल्कुल छोटे छोटे आइलैंड ग्रुप्स हैं, आइलैंड हैं जिनके ग्रुप्स बने हुए हैं, और ये बेसिकली कोरल आइलैंड्स हैं। कोरल एक छोटे जीव होते हैं जो मरने के बाद एक साथ जुड़ जाते हैं और एक आइलैंड का या छोटी छोटी रॉक्स का रूप धारण कर लेते हैं, पहाड़ छोटे छोटे पत्थरों का रूप धारण कर लेते हैं। उन्हीं से बने हुए ये जो आइलैंड्स हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। अर्लियर दे वर नोन एज लक्काडाइव्स, मिनिकोय एंड एमिंडाई। ठीक है, पहले इनके ये नाम थे लक्काडाइव, मिनिकोय या एमिंडाई। ये अलग अलग जो आइलैंड्स थे उनके नेम थे, लेकिन 1973 में इन सभी के नेम चेंज करके इनको लक्षद्वीप के नाम से जाने लगा। इट कवर्स स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर। इसका जो एरिया है बहुत कम है, पूरे के पूरे आइलैंड्स का जो एरिया निकाले तो सिर्फ 32 स्क्वायर किलोमीटर है। और इसकी जो कैपिटल है, क्योंकि जो लक्षद्वीप है ये एक यूनियन टेरिटरी है, और इसकी जो कैपिटल है दैट इज कवराती।
ठीक है, ये भी एक आइलैंड है जो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है, या आप कह सकते हो इसकी जो कैपिटल है, राजधानी है। The Piti Island, which is uninhabited, has a bird sanctuary. यहीं पे एक आइलैंड है जिसका नाम है पिटी आइलैंड। ठीक है, ये अभी तक अनइनहेबिटेटेड है, यानी कि यहाँ पे अभी तक कोई भी नहीं रहता, और यहाँ पे एक बर्ड सेंचुरी बनाई हुई है। बेसिकली यहाँ पे बर्ड्स बहुत तरह के, बहुत खूबसूरत, बहुत नए नए तरह के बर्ड्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद देखिए, द एलोंगेटेड चेन ऑफ आइलैंड लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल एक्सटेंडिंग फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, इसके बाद जो बे ऑफ बंगाल में आइलैंड ग्रुप है, ठीक है, उभरा हुआ आइलैंड ग्रुप है जो नॉर्थ से साउथ की तरफ एक्सटेंड हुआ है, इसी को अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कहा जाता है। दे आर बिगर इन साइज, ये लक्षद्वीप के कंपैरिजन में बहुत बड़े हैं, मोर नुमेरियस एंड स्कैटर्ड, और ज्यादा नंबर ऑफ आइलैंड्स भी ज्यादा हैं और ज्यादा एरिया में भी फैले हुए हैं। द एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। ये जो ग्रुप है, ये दो ब्रॉड कैटेगरीज में, दो ग्रुप्स में डिवाइडेड है। एक है अंडमान, ठीक है, जो नॉर्थ वाला पार्ट है, और जो साउथ वाला है उसका नाम रखा गया है निकोबार आइलैंड, इसीलिए हम इनको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कहते हैं। ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, दोनों एक दूसरे से अलग है, और इनको ओशन की जो धारा इनको अलग करती है उसको 10 डिग्री चैनल भी कहा जाता है। These islands lies close to equator and experience equatorial climate and has thick forest cover। ये बेसिकली ये दोनों ही आइलैंड है, आइलैंड ग्रुप्स हैं, जो अंडमान निकोबार हैं और दूसरा लक्षद्वीप है। ये इक्वेटर के बिल्कुल क्लोज हैं, क्योंकि इंडिया थोड़ा सा ऊपर आ जाता है। इन दोनों के लोकेशन इंडिया से नीचे है, अरेबियन सी में भी और बे ऑफ बंगाल में भी, इसी वजह से ये इक्वेटर के पास आ जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट है, जहाँ पे ह्यूमिडिटी और गर्मी है कुछ ज्यादा होती है, उस तरह का क्लाइमेट यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। इसी वजह से ह्यूमिडिटी ज्यादा होने की वजह से रेनफॉल भी ज्यादा होती है, और जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे जो फॉरेस्ट हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, 9th क्लास का ज्योग्राफी का, ये कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको पसंद आया होगा। आई होप आपने काफी कुछ इससे सीखा होगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके, और इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।